हमने पहले भी चर्चा की थी चैप्टर में कि महात्मा गांधी का एक ये आदत थी कि उनके पास कोई भी पत्र आता था तो वो हमेशा उसका जवाब दिया करते थे। तो यहीं से पढ़ेंगे, महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र आया करते थे। तो बड़ी हस्ती थी, दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और महात्मा गांधी जहाँ भी होते थे उनके पास वो पत्र पहुँच जाया करता था। यानी उनका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं था, केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखकर भेज दिया जाता था। और जिस जगह पर वो होते थे, चाहे वो राजस्थान में है, चाहे गुजरात में है, चाहे यूपी में है, कहीं भी हो, वहाँ भी उनके पास वो पहुँच जाया करता था। वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई दिग्गज हस्तियों के साथ ऐसा ही था। यानी आज़ादी के आंदोलन में जो बहुत सारे नामी ग्रामी व्यक्ति थे उनके साथ ऐसा ही हुआ करता था। जो भी पत्र आता उनका नाम लिखा जाता और केवल भारत लिखा जाता या इंडिया लिखा जाता। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। यानी पत्रों के जवाब देने के मामले में कोई जोड़ ना होने का मतलब है कि उनका जवाब नहीं था, उनके कोई सामी नहीं था। यानी कि कोई भी पत्र उनके पास आता तो वो आवाज़ तुरंत ही उसका उत्तर देने का कार्य किया करते थे, चाहे वो जैसी भी स्थिति में हो, समय निकाल कर कैसे भी करके वो उसका जवाब देते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे जवाब भी लिख देते थे। उनके बारे में ये था कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता, पत्र पढ़ा, क्या मैटर है पत्र में, क्या लिखा गया, क्या पूछा गया है, तुरंत वो उसका जवाब लिखकर भेजते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। यानी कि इतने पत्र उन पर आते थे कि जब वो पत्रों का जवाब दिया करते थे तो दाहिना हाथ उनका लिखते लिखते थक जाता था, तो बाएं हाथ से भी लिखने का कार्य वो चालू रखते थे। यानी जब तक पूरा पत्र सभी पत्रों का जवाब नहीं देते तब तक वो शांति से नहीं बैठते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। यानी तमाम नायकों के उस समय जो है पत्र से ही पत्राचार व्यवहार हुआ करता था। तो इसलिए गांव-गांव में जहाँ भी उनके साथ लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, जिस भी गांव शहर में, तो वहाँ भी उनके लिए वो पत्र भेजा करते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। यानी प्रशस्ति पत्र यानी प्रशंसा पत्र, अगर किसी भी गवर्नमेंट द्वारा प्रशंसा पत्र या कोई तमगा दिया जाता है तो उससे कम उन पत्रों को लोग नहीं मानते आज। और लेखक कह रहा है कि कई लोगों ने तो पत्रों को क्या फ्रेम कराकर, यानी जिस तरीके से हम फ़ोटो को फ्रेम कराते हैं पत्रों को अपने संचित रखने के लिए, जैसे कोई स्वतंत्रता सेनानी है या महात्मा गांधी का कोई पत्र है तो जिसके पास भी वो रखा हुआ है वो उन्होंने क्या है फ्रेम कराकर सुरक्षित रख लिया। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। यानी पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में, यानी कि जैसे मैंने उस दिन बताया था कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी के लिए जब वो बाहर पढ़ती थी तो उनके लिए पत्र लिखा करते थे वो। तो उन पत्रों के आधार पर उनके बारे में, उनकी बेटी और उनके बारे में जो वार्तालाप हुआ उसके बारे में जो है उन्होंने लिखा है। तो ज़्यादातर जो पत्रों का जवाब महात्मा गांधी इस प्रकार से दिया करते थे। और जो जिनके पास गांव में भी पत्र हैं, किसी के पास धरोहर के रूप में हैं, तो वो क्या है उन पत्रों को फ्रेम कराकर बहुत सारी भाषाओं में किताबें लिखी गई, ठीक है, उन पत्रों के आधार पर कि किस तरीके का वार्तालाप हुआ करता था। ये महात्मा गांधी की तस्वीर आप देख ही रहे हो पत्र लिखते हुए। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। यानी कि लेखक कह रहा है कि वास्तव में पत्र जो है वो दस्तावेज से कम नहीं। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, निराला के पत्र हमको लिखो है कहाँ, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी।
ये दस्तावेज हैं, जैसे अब लेखक ने बात की है किताबों की कि पंत के पत्र 200 पत्र बच्चन के नाम, ये एक संग्रह है। पंत और बच्चन जी के बीच में जो वार्तालाप हुआ उसका संग्रह यहाँ पर पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम से संग्रह किया है। निराला के पत्र हमको लिखो, ये अलग निराला के पत्रों का संग्रह है। पत्रों के आईने के नाम से दयानंद सरस्वती के जो पत्रों का संग्रह है। तो इस प्रकार की बहुत सारी पुस्तकें पत्रों के आधार पर हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। प्रेमचंद जी की भी ये खास आदत थी कि जो नए लेखक उनको पत्र वगैरह लिखते थे तो उनको भी बड़ा प्रेरक यानी प्रेरित करने वाला, आगे बढ़ाने वाला जवाब दिया करते थे। पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद थे। कौन? प्रेमचंद। मुस्तैद यानी कि एक्टिव, तुरंत जो पत्रों के जिस तरीके से महात्मा गांधी उत्तर लिखते थे पत्रों का, ऐसे इसी तरीके से प्रेमचंद जी भी उत्तर दिया करते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। यानी कि नेहरू और गांधी के लिए जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने पत्र लिखे थे वो भी बड़ी प्रेरणादायक हैं, अगर उन्हें पढ़ा जाए वो भी संग्रहित हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्य और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। यानी कि महात्मा और कवि, इस नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच में वार्तालाप हुआ करता था 1915 से 41 के बीच में। तो उन पत्रों का जो संग्रह है इतने समय के बीच में, उनसे नए तथ्य और नई मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है कि उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के मन की क्या दशा थी और क्या क्या नए तथ्य थे, उनके आधार पर उनके बारे में पता चलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। यानी कि पत्र व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है भारत के अंतर्गत, मगर जो लेखक बता रहा है कि इसका विकास आज़ादी के बाद ज़्यादा हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। गुडविल यानी कि उनकी रेपुटेशन, अच्छा कार्य, सबसे अच्छा जो कार्य है वो डाक विभाग का ही कार्य है उनकी। यानी कि जैसे मनी ऑर्डर करना, पैसे भेजना, तो डाक विभाग जैसा है और समय से किसी का, मान लो कि किसी की नौकरी के लिए कोई नियुक्ति पत्र या कोई कागज़ या कोई लेटर आया है तो उसे तुरंत समय पर पहुंचाना, तो ये क्या एक गुडविल बनी हुई है, उनका अच्छा एक रेपुटेशन बनी हुई है समाज में, अच्छी दृष्टि से समाज में उनको देखा जाता है। उनकी एक ख़ास वजह यह भी है कि हम लोगों को जोड़ने का काम करता है। यानी कि वो, उसकी गुडविल क्यों है, उसकी रेपुटेशन क्यों है समाज में, क्योंकि वह लोगों को जोड़ने का कार्य करता है, प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे से वार्तालाप कराने का कार्य करता है। घर घर तक उसकी पहुँच है, यानी घर घर तक पहुँचना, यानी घर घर में जाकर चिट्ठी पहुँचाना, संदेश पहुँचाना, मनी ऑर्डर पहुँचाना, इस तरीके का कार्य है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। यानी कि आज संचार के साधन बहुत सारे हैं, मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन से है, या SMS है, या MMS है, या फिर जो हमारे फेसबुक, ट्विटर, इस तरीके के सोशल मीडिया हैं। उसके बाद भी आज भी जो चिट्ठियों की हैसियत बरकरार है, उनकी इज्जत जो पहले थी वैसी ही है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टी में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या बर्फबारी के बीच जीरे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाड़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार करता है। यानी आगे लेखक क्या कह रहा है कि चाहे शहरी इलाके हैं उनमें आलीशान मकानों में रहने वाले लोग हों या झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग हों, या दुर्गम जंगलों से घिरे गांव में रहने वाले व्यक्ति हों, या कोई पर्वत पहाड़ पर जहाँ बर्फ़ जमी हुई है वहाँ पर हों, चाहे समुद्र तट पर रहने वाले मछुआरे हों या रेगिस्तान की ढाड़ियाँ, यानी ढाड़ियाँ कहते हैं छोटे छोटे गाँव, रेगिस्तान के छोटे छोटे गाँव में रहने वाले लोग आज भी क्या करते हैं, वो आज भी खतों का, आज भी पत्रों का बेसब्री से वो इंतज़ार करते हैं। बड़ा ही उन्हें सब्र नहीं रहता। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और उनकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। यानी कि एक दो नहीं है, करोड़ों लोग पत्र और अन्य सेवाओं के माध्यम से भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचने का कार्य कर रहे हैं, यानी भारतीय डाकघर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वो उसकी पहुंच भी नज़र आ रही है, उनकी भूमिका भी नज़र आ रही है कि जिस तरीके से भारतीय डाक अपनी भूमिका निभाते हुए सभी के
पत्रों को, सभी के मनी ऑर्डरों को समय से उनके घर तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। ये उनकी भूमिका है। दूर देहात गांव लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। यानी कि बहुत सारी देहात हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति जो है इस तरीके की आजकल इंटरनेट बैंकिंग हो या एटीएम वाली फैसिलिटीज़ हो या बैंक अकाउंट वाली हो, इस तरीके का कोई कार्य वो नहीं कर पाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं वो, जैसे कोई बाहर अपना बच्चा रह रहा है या भाई रह रहा है तो वो मनी ऑर्डर के द्वारा उन दूर दराज के गाँव में आज भी मनी ऑर्डर के द्वारा चूल्हा जलता है। अर्थव्यवस्था यानी जब वो पैसा पहुंचता है तो उसी के द्वारा उनकी अर्थव्यवस्था चलती है। गांव और गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। यानी कि ऐसे गांव और गरीब बस्तियां जहां पर कोई बैंक की सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ वो जानते नहीं, अनपढ़ हैं बिल्कुल, उनके पास जब मनी ऑर्डर देने वाला जो है डाकिया पहुंचता है, डाक देने वाला मनी ऑर्डर देने वाला व्यक्ति जब पहुंचता है तो वो एक देवदूत के समान है। यानी भगवान से आया हुआ एक देवदूत के समान वो माना जाता है, भगवान का दूत माना जाता है, क्योंकि उसी के द्वारा उसका जो है पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा खर्चा वो चलाया जाता है, इसलिए उसे देवदूत बताया गया है। ये चैप्टर आपका हो गया